मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर, एक नया जानकारी के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। आज आप भी जानते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है 12 के बाद, चाहे 12 का ही पकड़ लीजिए, 12 के बाद जो भी यूपीएससी लेवल का है, चाहे पुलिस लेवल का है, चाहे टीचर लेवल का है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें से विज्ञान के संदर्भ से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। कोशिका के अंतर्गत, सेल चैप्टर के अंतर्गत कोई न कोई एक क्वेश्चन रहता है। चाहे खोजकर्ता का नाम पूछ लेगा, चाहे लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछ लेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लेगा, चाहे न्यूक्लियस के बारे में पूछ लेगा, चाहे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेगा, चाहे कोशिका के कार्य पूछता होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा परेशान करती हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेल यानी कि क्या है, सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका है शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कितना बड़ा शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई को आप सेल या कोशिका बोल सकते हैं। यानी कि माइन्यूट पार्टिकल, एकदम छोटा इकाई, छोटी इकाई। तो अब ये आप समझें, सेल यानी कि कोशिका, इसका अभी परिचय बोल ही दिया हूं कि सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, उसको कोशिका बोला जाता है। साइटोलॉजी इस पे लिखा है। साइटोलॉजी मतलब किस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक ना। साइटोलॉजी बोलते हैं किसको है, तो इसको हम इंग्लिश में एक बार बोल दें, आप लोग या तो लिख लें। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे उसके खोजकर्ता की। तो खोज किए है उन्होंने रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने इन्होंने खोज किया है सेल की। और खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। थोड़ा जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, थोड़ा उसका देख लीजिएगा आप लोग। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी कभी कभी पूछ लेता है, और बड़ी कोशिका भी पूछ लेता है। तो सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जानते होंगे आप, या सीधे समझे तरबूज। तरबूज एक छोटा सा रहता है, लगभग बड़े साइज का भी पकड़ लीजिए, कम से कम 2-3 किलो का। तो ये ओस्ट्रिच का जो अंडा रहता है, यानी शुतुरमुर्ग का, उतने के बराबर रहता है। तो सबसे बड़े सेल वो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो। ठीक, अब बात करते हैं, अब इसका परिचय हो गया, इसके खोजकर्ता हो गए, और सामान्य कार्य, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी पोषक तत्व, ऑक्सीजन, यह हमको पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रोड्यूस एनर्जी, वो हमारे शरीर के लिए चलने के लिए वो ऊर्जा का उत्पादन भी करता है सेल। ठीक, इलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिकली वैश, यानी कि ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को दूर करता है, अलग करता है। डेवलपमेंट एंड रिपेयर, कैसे डेवलपमेंट एंड रिपेयर, यानी कि ये विकास और मरम्मत दोनों करता है। कैसे? अगर मान लेते हैं आपको कहीं चोट लग जाती है, सेल्स, यानी कि फिर वही बात करते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल्स बोला जाता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने मार दिया, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे सेल्स डैमेज हो गए, यानी कि मर गए, तो ये रिपेयर कैसे हो सकता है? कैसे होता है? मान लीजिए कि आपने अभी आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सुने होंगे बहुत सारी चीजों पे, कि कहीं चोट लग गई, सर पे लग गया, हाथ पे लग गया, पैर फ्रैक्चर हो गया,
या आपका शोल्डर ज्वाइंट यानी कि कंधे में चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गया, यहाँ से खून बह रहा है, तो मतलब कैसे यहाँ पे हम सीधा शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब चोट लग गई तो यहाँ पे सेल डैमेज हो जाते हैं, यानी कि आपके जो कोशिका रहती है वो मर जाती है। तो वैसे तो मर रहती नहीं एक आध हफ्ते, ठीक, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट करता है, तो क्या करता है वो, क्यों, मतलब क्या, कुछ तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है सेल। तो सेल्स रिपेयर यानी कि जैसे चोट लगी वहां पे देखे रहेंगे काला पड़ जाता है वहां पे, तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि सेल्स में विभाजन होने लगता है। सेल्स में विभाजन होने लगता है, क्या, एक सेल जो टूट के दूसरे सेल बनती है, जो दूसरी सेल बन जाती है, उसके बाद जहाँ पे जो सेल्स डैमेज रहती है दूसरा वहां पहुंच जाता है, और यानी कि पहुंच जाता है, वहां पे मरम्मत हो जाती है, और जो जब दो बनता है तो विकास भी हो जाता है। तो यहाँ पे मरम्मत भी हो गई, उधर विकास भी हो गया, यानी कि दोनों साथ साथ हो गया। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक हफ्ते में जहाँ चोट लगी रहती है वहां पे रिपेयर हो जाता है, और ये फिर से पुनः पुरानी अवस्था में अपनी ये शरीर के अंग आ जाते हैं, यानी कि जो आपका हाथ अगर फ्रैक्चर टूटा रहता है वहां पे जो घाव लगी रहती है वो रिपेयर हो जाता है, ठीक ना। तो ये और उसके बाद हेरिडेटरी नॉलेज, हेरिडेटरी अनुवांशिक ज्ञान, अनुवांशिक ज्ञान का भी पता सेल्स के ही द्वारा होता है। जैसे आप बहुत देखते होंगे टीवी समाचारों में कि वो क्या बोलते हैं, डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट का क्या मतलब है, ये सेल्स के ही कारण होता है। सेल से ही पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे माता पिता कौन है, ये डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलता है। तो आप समझ गए। बात फिर से करते हैं, सेल यानी कि कोशिका, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं। फिर जिस विभाग के द्वारा हम कोशिका की जानकारी लेते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाए तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। उसके बाद खोजकर्ता के बारे में हमने पढ़ा, रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका के जिन्होंने खोज किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और शरीर की सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। उसके बाद हो गया स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। और इसके सामान्य कार्य के बारे में हमने बात करके बताया ही, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी कि संरचनात्मक स्थिरता, यानी कि शरीर के जो भी बॉडी है, बॉडी को एक संरचना प्रदान करती है। दूसरा है ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराती है, ऊर्जा उत्पादन का भी काम है, और एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वास्ट, यानी कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। डिप्लोमेंट एंड रिपेयर, विकास एंड मरम्मत, विकास विकास और मरम्मत, ये विकास का काम भी करती है और मरम्मत भी करती है, रिपेयर भी करती है। हेरिडेटरी नॉलेज यानी कि डीएनए टेस्ट के द्वारा आप अपने पूर्वजों का पता लगा सकते हैं। तो ये अब बात करते हैं, फिर हमने बात किया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो जैसे हमने कहा बहुत सारे सेल मिलके, बहुत सारे सेल, बहुत सारी कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत सारे सेल मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलके एक बॉडी पार्ट का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे बॉडी पार्ट मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। चलिए आइए हम समझाते हैं इससे। बहुत सारी कोशिका मिलके एक ऊतक यानी कि मसल का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे मसल मिलके एक बॉडी पार्ट यानी कि अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलके हाथ, पैर, नाक, मुंह, ओठ सब मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट करते हैं, बहुत सारे सेल, अनगिनत लाखों असंख्य सेल मिलके एक मसल यानी कि एक ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, बहुत लेंदी चैप्टर है सेल का, तो धीरे धीरे पढ़े जाएगा उसको आगे।
यानी कि बहुत सारे सेल यानी बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण यानी मसल का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलके ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग हाथ, पैर, बाल, नाक, मुंह, दांत, कान मिलके एक सुंदर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक, अब फिर दूसरे भाषा में समझा दें। देखिए इस पे लिखा है सरिया, सीमेंट, बालू और पानी, ये सब जो भी मटेरियल, मान लीजिए कोई घर बनता है, घर बनता है एकाएक तो बन नहीं जाता है, ऑटोमेटिक एकदम बन नहीं जाता है, बहुत सारी चीज लगती है। तो शुरुआत में सरिया, सीमेंट, बालू और पानी एक बार ले लेते हैं, सरिया, सीमेंट, बालू, पानी, उसके बाद वो सब मिलके एक दीवार का निर्माण करते हैं, सारे मिलके एक दीवार बनाते हैं, और बहुत सारी दीवारें मिलके एक रूम का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे रूम मिलके एक घर का निर्माण करते हैं। सेम वैसे ही हमारी सेल के प्रोग्रेस है, बॉडी का प्रोग्रेस है, कैसे कैसे होता है। तो आप समझिए, आप इस तरह समझ लें चाहे इस तरह समझ लें, आपको बात समझ में आना चाहिए। फिर बहुत सारे इनके कंटेंट हैं, सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, एक एक अंग सेल के जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अभी हम लोग बात किए थे कोशिका के बारे में। कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका में क्या, फिगर देख लीजिए इसका। कोशिका यानी कि कोशिका का एक झिल्ली, झिल्ली मतलब प्लास्टिक की थैली समझ लीजिए। जैसे मार्केट में आप जाते हैं कोई भी कुछ भी सामान लेने के लिए, चीज मान लीजिए राशन, चीनी, दाल, तेल हो गया, चाहे सब्जी की दुकान पे गए तो मान लीजिए कि एक झिल्ली लेते हैं ना आप, झिल्ली में टमाटर डालते हैं, आदि डालते हैं, आलू, प्याज, मटर, टमाटर जो भी डालना है, तो एक झिल्ली नुमा में ही लेते हैं तभी वो रुकता है। इसी तरह हमारे शरीर में जो सेल्स रहती है, सेल्स के अंतर्गत एक झिल्ली बनी रहती है, उस झिल्ली में सभी सामान रहते हैं, सभी उसके जो अंग हैं उसमें रहते हैं सब। आप देखिए उसमें क्या क्या रहता है, जैसे सेल्स रहता है, पहले एक सेल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो सेल्स का जो बाहरी आवरण है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कोशिका कला। उसके अंदर क्या क्या रहता है देखिए, लाइसोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल, माइटोकांड्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। माइटोकांड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी अपार्टस, और बीच में रहता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। उसके बाद केंद्रिका यानी सेंट्रियोल्स, और उसमें रहता है स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में विस्तारित चर्चा होगी। दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है कि स्मूल यानी कि प्लेन प्लेन रहती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक रहता है रफ, थोड़ा सा दरदरा दानेदार टाइप का रहता है, और उसमें रहता है, देखिए उसमें क्या रहता है, राइबोसोम, छोटे छोटे टुकड़े जैसे दिखेंगे आपको, सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया फिर से बोला कि बहुत विस्तार से बात करेंगे। माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूबुल्स। उसके बाद है जो केंद्र के जो न्यूक्लियस के बगल में है, दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, तो आपको दिखेंगे बाहर से ही, आपको नहीं दिखेंगे मतलब सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे आप, ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये इतने सारे चीज, इतने सारे अंग इसमें रहते हैं, और सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। देख लिया आप लोग। तो कोशिका, कोशिका के फर्स्ट पार्ट में उसके हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला के बारे में जानेंगे। कोशिका कला क्या है, कोशिका क्या कला क्या मतलब जो सेल का है वो बाहरी आवरण यानी कि झिल्ली बोल सकते हैं, बाहरी आवरण को कोशिका कला। तो उसका कार्य क्या है, मतलब उसमें क्या काम करता है, प्रोटेक्टिव शीट यानी सुरक्षा कवच जब बनाए रखता है सेल को, और उसको जब या प्लाज्मा चाहे प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि सेपरेट आईसीएफ एंड ईसीएफ, आईसीएफ क्या होता है और ईसीएफ क्या होता है पहले समझ लीजिए। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल्स के जो बाहरी आवरण है उसमें भी फ्लूइड रहता है और सेल्स के अंदर भी फ्लूइड रहता है। तो जो अंदर का रहता है उसको इंट्रा सेलुलर बोल सकते हैं, और जो बाहर का रहता है यानी सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन में रहता है वो, और सेल मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जो डाइवर्सन रहता है, जो बीच का भाग है, उसको ही, जो इसमें दोनों में लिक्विड रहता है या फ्लूइड, उसको ही बोला गया है। या एक्स्ट्रा यानी कि सेल के बाहर जो रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो अंदर आता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, उसको डिवाइड करने का काम सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली करती है। ठीक, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या संगठन रहता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन किस चीजों से बना रहता है, क्या क्या रहता है सेल मेम्ब्रेन में,
यानी कि सेल मेम्ब्रेन में रहता है प्रोटीन 55%, प्रोटीन्स रहती है 55%। प्रोटीन के बारे में क्या है प्रोटीन क्या है उसके बारे में जानकारी बाद में की जाएगी। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, लिपिड है 40% और कार्बोहाइड्रेट रहता है 5%। यानी कि प्रोटीन की मात्रा 55% रहती है, लिपिड की यानी कि फैट, चर्बी नुमा जो पदार्थ रहता है लिपिड बोल सकते हैं उसको, 40% और कार्बोहाइड्रेट रहता है 5%। ठीक, ये सब कोशिका कला के कार्य हैं, या कोशिका या सेल मेम्ब्रेन के कार्य है। ठीक ना, कोशिका कला के कार्य बढ़िया से बात करते हैं थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर में, ब्रीफ में। तो ये क्या करता है, कोशिका की वो सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका का आवरण बन के उसको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्टिव शीथ। वो क्या और क्या काम करता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, यानी कि जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व हम जो भी खाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व अवशोषित करने का काम ये सेल मेम्ब्रेन का यानी कि कोशिका कला का है। ठीक, उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान भी कोशिका के माध्यम से ही होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला के माध्यम से होता है। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से जब सेल में प्रवेश करता है